हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। आप सभी लोग का स्वागत है। आप लोग अपने परिवार एग्जामपुर में, मैं सुमित कुमार सभी लोग का स्वागत करता हूं। एक बार जल्दी से आप लोग बता देंगे, क्या मेरी आवाज आप लोग तक अच्छे से जा रही है? क्या मेरी आवाज आप लोग तक अच्छे से जा रही है? उसके बाद मैं क्लास को स्टार्ट करूंगा। जल्दी बताएंगे, फास्ट। चलिए, जितने भी लोग ऑनलाइन हैं, एक बार जल्दी से बताएंगे आप लोग, क्या मेरी आवाज आप लोग तक अच्छे से जा रही है? क्या मेरी आवाज आप लोग तक अच्छे से जा रही है? चलिए, सुमन गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सुमन। राहुल राहुल गुप्ता गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। दिवाकर गुड आफ्टरनून। दिवाकर गुड आफ्टरनून। चलिए, ऑल क्लियर है, ऑल क्लियर है, बहुत बढ़िया, ऑल क्लियर है। देखिए, आज हम लोग थ्योरी पार्ट तो पढ़ेंगे नहीं, आज हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे। चलिए, प्रीति सिंह गुड आफ्टरनून। प्रीति सिंह गुड आफ्टरनून। आइए हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं आज, ठीक है ना? आइए, प्रथम क्वेश्चन आप लोग के सामने है, बताएंगे आंसर। प्रथम क्वेश्चन आप लोग के सामने है, बताएंगे आंसर। बोला कि व्यापार घटाऊ स्थिति का वर्णन करता है जहां। चलिए, प्रथम क्वेश्चन के आंसर सभी लोग बताएंगे। ज्योति दिवाकर गुड आफ्टरनून। जय राठौर प्रणाम प्रणाम। चलिए, एक बार जल्दी से बताएंगे आप लोग। प्रथम क्वेश्चन का आंसर सभी लोग बताएंगे। चलिए, एक का बी आ रहा है, प्रीति का एक का बी आ रहा है। प्रीति का एक का बी आ रहा है। और लोग बताएंगे, जल्दी आंसर बताइए। सभी लोग आंसर बताएंगे, जल्दी फास्ट। सुमन का सी आ रहा है। राहुल गुप्ता का बी आ रहा है। देखिए, बोला है कि व्यापार घाटा कब होगा? व्यापार घाटा का सिंपल मतलब बोला है कि बोला ट्रेड डेफिसिट। तो ट्रेड डेफिसिट का सिंपल मतलब ये है कि जैसे सिंपल मान लीजिए कि हम लोग किसी चीज को इंपोर्ट करते हैं। हम लोग किसी चीज का इंपोर्ट कर रहे हैं और वो है 500 रुपए का, $500 का है। तो इंपोर्ट करेंगे तो पैसा देंगे हम लोग, तो माइनस होता है। और जो यहाँ पर हम लोग अगर एक्सपोर्ट करते हैं किसी चीज को, तो हम लोग के पास पैसा आता है। जैसे मान लो कि 200 रुपया हम लोग को पैसा आया, तो प्लस होगा $200। अगर दोनों को हम लोग जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? -$300 हो जाएगा। -$300 हो जाएगा। तो माइनस हुआ ना, तो इसी को हम बोलते हैं ट्रेड डेफिसिट। ट्रेड डेफिसिट का सिंपल मतलब है कि import of goods is greater than export of goods, is greater than export of goods। इसी को बोलते हैं व्यापार घाटा। कहाँ दिया रहा है? वस्तुओं का निर्यात उसके आयात से कम होता है। वस्तुओं का निर्यात उसके आयात से अधिक होता है। वस्तुओं का जो निर्यात होगा ना, वो ज्यादा होगा उसके आयात से। आंसर इसका हो जाएगा ए। एक का आंसर ए होगा। एक का आंसर ए हो जाएगा। क्या इस बात को समझ पा रहे हैं? एक का आंसर ए हो जाएगा। क्या इस चीजों को समझ गए? क्या इस चीजों को समझ गए? चलिए, डीके पांडे प्रणाम प्रणाम। तो जो ट्रेड डेफिसिट है, बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्वेश्चन है। बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्वेश्चन है। ट्रेड डेफिसिट में सिंपल ये बोलता है, कि डेफिसिट कब होगा? जब ये घाटा कब लगेगा? जब हम लोग इंपोर्ट कम ज्यादा करेंगे एक्सपोर्ट से। अगर वही बात कर दे
कि ट्रेड सरप्लस कब होगा, ट्रेड सरप्लस कब होगा। अगर ट्रेड सरप्लस के बारे में बात कर रहा है, अगर ट्रेड सरप्लस के बारे में बात कर रहा है, तो ट्रेड सरप्लस का सिंपल मतलब होता है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स इज ग्रेटर देन इंपोर्ट ऑफ गुड्स, इंपोर्ट ऑफ गुड्स। तब क्या हो जाएगा, तब हम लोग का होगा ट्रेड सरप्लस, तब होगा व्यापार अधिशेष, तब क्या होगा, व्यापार अधिशेष। वस्तुओं का निर्यात, निर्यात उनके आयात से, निर्यात उनके आयात से कम होता है। वस्तुओं का निर्यात, निर्यात का मतलब क्या होता है, एक्सपोर्ट होता है ना, तो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एक्ससीड देयर इंपोर्ट्स, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स आर लेस देन, अच्छा अच्छा हाँ ठीक है, हाँ ठीक है समझ गया, बी होगा, बी होगा, बी होगा। वस्तुओं का जो निर्यात है उनके आयात से कम होता है, उनके आयात से, हाँ यहाँ पे दे रहा है एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स आर लेस देन देयर इंपोर्ट्स, ठीक है ठीक है, बी होगा, बी होगा, मैं हिंदी में समझ नहीं पाया था, ठीक है ठीक है, बी होगा, बी होगा, बी होगा। चलिए थैंक यू प्रीति, थैंक यू थैंक यू, बी होगा, समझ में आ गया, बी होगा। हाँ ठीक है, यहाँ पे दे रहा है एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स आर लेस देन देयर इंपोर्ट्स, वही चीज मैंने यहाँ पर समझाया है, लेकिन हिंदी यहाँ पे नहीं समझ पाया था मैं। चलिए दूसरा देखते हैं क्वेश्चन, बोल रहा है कि माल के निर्यात और आयात के संतुलन को क्या कहा जाता है। चलिए दो का आंसर बताएंगे जल्दी, दो का आंसर बताएंगे, फास्ट आंसर बताएंगे, दो का आंसर। चलिए एक का तो बी होगा, एक का बी होगा, दूसरा का आंसर बताएंगे। बी भी नहीं, बी ही होगा, बी ही होगा राहुल, बी भी नहीं, बी ही होगा। चलिए बताएंगे, माल के निर्यात और आयात के संतुलन को क्या कहा जाता है, माल के निर्यात और आयात। चलिए दो का बी आ रहा है, सब लोग दो का बी दे रहे हैं, दो का बी दे रहे हैं। अभी मैंने बताया है कि वस्तुओं के जो माल के निर्यात होगा, जो आयात होगा, उसके संतुलन को बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं, सॉरी बैलेंस ऑफ ट्रेड कहते हैं। तो क्या दे रहा है, व्यापार संतुलन, इसमें क्या दिया है, हाँ चलिए बैलेंस ऑफ ट्रेड, हाँ सही है, बी होगा, बैलेंस ऑफ ट्रेड। अच्छा भुगतान संतुलन क्या होता है, बीओपी क्या होता है, बीओपी बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है। बीओपी का सिंपल मतलब ये होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट का, बीओपी का सिंपल मतलब ये होता है कि जैसे कोई भी देश का एक रेसिडेंट, कोई भी देश का एक जो रेजिडेंट है, जो वहां का नागरिक है, रेसिडेंट, वह रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ जो व्यापार करेगा, मान ली कि इंडिया का कोई रेसिडेंट है, इंडिया का कोई रेसिडेंट है, ये नाम का कोई व्यक्ति इंडिया का, और यूएसए के लोगों से, यूएसए के एक आदमी से व्यापार कर रहा है, ब्रिटेन के एक आदमी से व्यापार कर रहा है, चाइना के लोगों से व्यापार कर रहा है, ये सारे चीजें जो है ना, तो बीओपी का सिंपल मतलब होता है कि किसी भी देश का एक नागरिक रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ जो व्यापार करता है, उसी को हम बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। क्या बोलते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट। और बैलेंस ऑफ पेमेंट मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं, करेंट, करेंट अकाउंट से मतलब, कैपिटल और फॉरेन एक्सचेंज, या जिसको फॉरेक्स बोलते हैं। चलिए आगे देखते हैं, बोल रहा है कि मुद्रा का मूल्यन, डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी विल बी मोर बेनिफिशियल इफ, बोल रहा है कि मुद्रा का अवमूल्यन अधिक लाभकारी होगा, मुद्रा का अवमूल्यन अधिक लाभकारी होगा यदि, तीसरा कैसे बताएंगे जल्दी फास्ट।
तीन का आंसर बताएंगे। चलिए, राहुल गुप्ता का आंसर बी आ रहा है, राहुल गुप्ता का आंसर बी आ रहा है। तानसीन खान का आंसर बी आ रहा है, ज्योति का भी बी आ रहा है, राठौर का बी है, सुमन का बी है। चलिए, सबका बी आ रहा है, मोटा मोटी सबका बी आ रहा है। देखिए, बोला है कि मुद्रा का अवमूल्यन अधिक लाभकारी। मुद्रा को हम लोग कब, उसको हम लोग डिवैल्यूएशन कब करते हैं, जब हम लोग अपने पैसे को कहीं मार्केट में फैलाना, यानी उसको हम लोग उसका सप्लाई ज्यादा बढ़ाना रहता है। तो बोल रहा है कि जो भी आयातक देश है, यानी जो भी एक्सपोर्ट टू द इंपोर्टिंग कंट्री, जो भी आयातक देश है, जो भी आयातक देश है, उसका वो आयातक देश को निर्यात सस्ता हुआ, कि कीमतें आयातक देश को निर्यात सस्ता हुआ। लाभकारी तब होगा जब हम लोग आयातक देश को, जो भी लोग आयात करते हैं उसके देश को निर्यात सस्ता होगा, तब हम लोग मुद्रा का जो अवमूल्यन करेंगे उससे हम लोग का ज्यादा लाभ होगा। एक होता है मुद्रा का अवमूल्यन, एक होता है अति मूल्यन। अवमूल्यन का मतलब होता है कि भारत सरकार, कोई भी देश का जो सरकार है, मुद्रा का अवमूल्यन करता है, ठीक है ना, मुद्रा का अवमूल्यन करता है किसी विदेशी मुद्रा के संदर्भ में, उसको बोलते हैं अवमूल्यन। और अति मूल्यन का मतलब होता है कि जब भी किसी देश का सरकार, किसी भी देश की सरकार अपने पैसों की कीमतों को बढ़ाता है अदर देशों के रेस्पेक्ट में, तो उसको बोलते हैं हम लोग अति मूल्यन। क्या बोलते हैं, अति मूल्यन बोलते हैं। क्या इस बात को समझ पा रहे हैं? चलिए, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। व्यापार संतुलन, द ट्रेड बैलेंस इज क्या होगा? चलिए बताएंगे, व्यापार संतुलन क्या होता है, व्यापार संतुलन क्या होता है? चलिए, तानसीन खान का आंसर सी आ रहा है, सुमन का सी है, प्रीति का भी सी है, जय का सी है, ज्योति का सी है, एफ का डी, राहुल गुप्ता का सी, सी आ रहा है। देखिए, बोल रहा है कि व्यापार, अभी तो मैंने बताया है कि ट्रेड बैलेंस क्या होगा, ट्रेड बैलेंस क्या होगा मैंने बताया है पहले। ट्रेड डेफिसिट, मैंने अभी शुरू में सवाल आया था, ट्रेड डेफिसिट क्या होता है? तो ट्रेड डेफिसिट कब होगा, जब इंपोर्ट, जब किसी भी देश का जो इंपोर्ट होगा ना ग्रेटर देन होगा एक्सपोर्ट का, तो होगा ये ट्रेड डेफिसिट। बात कर रहा है ट्रेड बैलेंस, ट्रेड बैलेंस कब होगा? ट्रेड बैलेंस का मतलब सिंपल ये होता है कि जो भी वस्तुओं के, जो भी जो एक्सपोर्ट है, जो एक्सपोर्ट है एंड जो इंपोर्ट है, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट के बीच के अंतर, के बीच के अंतर को, के बीच के अंतर को हम लोग बोलते हैं ट्रेड बैलेंस। क्या बोलते हैं? ट्रेड बैलेंस। आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। वस्तुओं के निर्यात और आयात के बीच का अंतर, वस्तुओं के निर्यात तथा आयात। अच्छा, यहां पर वस्तु क्यों होगा? वस्तु क्यों होगा? जब ट्रेड होगा, जहां भी ट्रेड शब्द का दिखेगा, जहां भी ट्रेड शब्द आपको दिखे, हमेशा याद रखेंगे, जहां पर भी ट्रेड शब्द दिखे, उस ट्रेड का मतलब होता है गुड्स एंड गुड्स का, केवल गुड्स का। ट्रेड का मतलब केवल गुड्स होता है, सर्विस अलग हो गया। इस ट्रेड का मतलब केवल गुड्स होता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट में जहां भी आपको ट्रेड दिखे, इसका मतलब होता है केवल गुड्स, यानी केवल वस्तु का, से केवल वस्तु का इंपोर्ट एक्सपोर्ट होगा, केवल
वस्तु का इंपोर्ट एक्सपोर्ट होगा। क्या इस बात को समझ पा रहे हैं? चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भुगतान संतुलन का घटक नहीं है? चलिए बताएंगे, 5 का आंसर बताएंगे। निम्न में से कौन सा भुगतान संतुलन का घटक नहीं है? चलिए आंसर बताएंगे, जल्दी आंसर बताइए, फास्ट। चलिए प्रीति का आंसर 5 का आंसर ये आ रहा है। एफ का भी आंसर 5 का ही आ रहा है। तानसीन खान का ये आ रहा है। शिखा सी आ रहा है। सुमन का ही आ रहा है। जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है, इसके 3 घटक होते हैं, समझिए 3 प्रकार के मान लीजिए। एक होता है करेंट अकाउंट। क्या होता है? करेंट अकाउंट। दूसरा होता है कैपिटल अकाउंट। दूसरा क्या होता है? कैपिटल अकाउंट। और तीसरा होता है फॉरेक्स। फॉरेक्स का सिंपल मतलब होता है फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज तीसरा होता है फॉरेन एक्सचेंज। ये 3 घटक होते हैं। तो चालू खाता है, पूंजी खाता है, यानी ए नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इसका पूछ रहा नहीं है तो ए नहीं है। जिसका भी आंसर 5 का आंसर ए आ रहा है, जिसका भी आंसर 5 का आंसर ए आ रहा है उसका सही है। अब इसमें क्या होता है सारा चीज मैं बताऊंगा कि करेंट अकाउंट में क्या होता है, ठीक है ना। करेंट अकाउंट में क्या होता है? करेंट अकाउंट में जो लेन देन होती है, करेंट अकाउंट में जो लेन देन होती है वो शॉर्ट टर्म के लिए होती है, समझिएगा। करेंट अकाउंट में जो लेन देन होती है वो शॉर्ट टर्म के लिए होती है। कैपिटल अकाउंट में जो लेन देन होती है वो लॉन्ग टर्म के लिए होती है, लॉन्ग टर्म के लिए होती है। तो इस बात को समझ पा रहे हैं? कैपिटल अकाउंट में लॉन्ग टर्म के लिए होती है। और जो फॉरेन है वो फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है? इसमें बोल रहा है कि फॉरेन जो विनिमय हो रहा है, फॉरेन जो विनिमय होता है उसमें क्या अंतर है, सारी चीजों के बारे में हम लोग इसमें हम लोग रखते हैं। क्या इस बात को समझ पा रहे हैं? क्या इस बात को समझ पा रहे हैं? अच्छा एक और बात 2 बार हम लोग समझना है। यहाँ पे बोल रहा है कि अगर सिंपल पूछ दिया कि एट ग्लोबल लेवल, अगर सिंपल पूछ देगा एट ग्लोबल लेवल, एट ग्लोबल लेवल बीओपी बैलेंस ऑफ पेमेंट को कौन मेंटेन करता है, तो ग्लोबल लेवल पे यानी वैश्विक स्तर पर जो बीओपी को बैलेंस मेंटेन करता है वो करता है आईएमएफ। आईएमएफ। लेकिन अगर पूछ देगा एट नेशनल लेवल, नेशनल लेवल यानी राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर बीओपी को कौन मेंटेन करता है, बीओपी को कौन मेंटेन करता है, तो संबंधित देश के सेंट्रल बैंक, संबंधित देश के सेंट्रल बैंक। तो अगर मैं भारत के बारे में बात करूं तो ये करेगा आरबीआई, ये करेगा आरबीआई। क्या इस बात को आप लोग समझ पा रहे हैं? क्या इस बात को समझ पा रहे हैं? चलिए जल्दी बताएंगे, क्या इतना चीजों को समझ पा रहे हैं आप लोग अच्छे से, जो चीजों को बताने का प्रयास कर रहा हूं मैं। जल्दी बताएंगे, जल्दी। क्या चीजें समझ में आ रही है आप लोग को? चलिए देखिए, चीजें समझ में आएगी तो मजा आएगा आपको भी, चीजें समझ में नहीं आएगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी। समझ में आ रहा है ना? इतना चीज मैं, पीओपी बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट है लगभग सारे एग्जाम में, पीसीएस का हो, आईएएस का हो, चाहे कोई भी एग्जाम में मोटा मोटी, वनडे एग्जाम को मोटा मोटी अगर छोड़ दिया जाए तो पीसीएस आईएएस में बीओपी बहुत ही चहता है। तो बहुत यहाँ से सवाल पूछा जाता है बीओपी से, बैलेंस ऑफ पेमेंट से। आगे सवाल है, बोला है कि निवासी यानी रेसिडेंट, निवासी का मतलब होता है रेसिडेंट, जिनके मौद्रिक लेन देन भुगतान संतुलन प्रणाली के अंतर्गत दर्ज किए जाते हैं, डॉट में शामिल है, बताएंगे।
चलिए जल्दी बताएंगे आंसर, फास्ट आंसर बताएंगे, फास्ट। चलिए आंसर बताएंगे, जल्दी आंसर बताएंगे। अरे और लोग कहाँ चले गए हैं, और लोग कहाँ चले गए हैं? इसमें तो कम से कम 50 लोग आते थे, आज मात्र तो 20-22 लोग ही हैं। चलिए, बोल रहा है कि जो निवासी है, तो भाई निवासी का मतलब है रेसिडेंट, और नागरिक अलग होता है, निवासी अलग होता है। रेसिडेंट का मतलब होता है कि अगर कोई भी व्यक्ति, मान लो कोई व्यक्ति भारत में, अगर कोई व्यक्ति भारत में 6 महीने से ज्यादा रह रहा है, 6 महीने से ज्यादा दिन से रह रहा है, ज्यादा दिन से रह रहा है, 6 महीने से ज्यादा दिन से रह रहा है, तो हम लोग उसको बोलेंगे उस देश का वो निवासी है, उस देश का वो निवासी है। ठीक है ना? तो बोला है कि जिनके मौद्रिक लेन देन भुगतान संतुलन प्रणाली के अंतर्गत दर्ज किए जाते हैं, वो सरकारी एजेंसी हो, व्यक्तियों हो, फर्मों हो, ऊपर के सभी में उसको शामिल किए जाते हैं। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? आंसर इसका डी हो जाएगा, आंसर इसका डी हो जाएगा। चलिए रीना, अरे चलिए रीना, गुड आफ्टरनून। अरे सुमन, थ्योरी तो मैं पढ़ा ही रहा था, लेकिन लोग आ ही नहीं रहे थे। एक तो इतना मेहनत करके आदमी आता है ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा पढ़ा सकूं, मेरा यही टारगेट रहता है। मैं तो हमेशा चाहता हूं कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को पढ़ाऊं, लेकिन लोग को लगता है कि भाई फ्री का चल रहा है तो क्या मजा नहीं है, तो मैं भी छोड़ दिया। हाँ, थ्योरी में लोग भाग जा रहे हैं, इसीलिए मैंने छोड़ दिया। केवल क्वेश्चन ही होगा, केवल क्वेश्चन ही होगा यहाँ पे, और कुछ नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भुगतान संतुलन खाते के घाटे कौन कौन है, बैलेंस ऑफ पेमेंट के कौन कौन से इसमें घाटे खाता है, घटक है? चलिए जल्दी बताएंगे आंसर। डाल दूंगा दिवाकर, आज डाल दूंगा, आज या कल डाल दूंगा। थोड़ा समय इधर टाइम मिल नहीं पा रहा है, तो मैं डाल दूंगा कल, आज या कल मैं डाल दूंगा। सारा पीडीएफ में डाल दूंगा, लगभग 10-15 पीडीएफ बाकी है, सारा डालूंगा मैं। चलिए 7 कैंसर बताएंगे, 7 कैंसर बताएंगे सभी लोग, 7 कैंसर बताएंगे। बहुत बढ़िया, अभी तो मैंने बताया है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो घटक है, जो बीओपी का घटक है, 3 घटक है। करेंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, एक कैपिटल है, कैपिटल, और फॉरेक्स। तो पूंजी खाता है, चालू खाता है, तो इसका डी हो, सी हो जाएगा, इसका दोनों हो जाएगा। आंसर इसका सी हो जाएगा। जो करेंट अकाउंट है, वहां पे जो लेन देन की जाती है वो शॉर्ट टर्म के लिए की जाती है, शॉर्ट टर्म के लिए। जो कैपिटल अकाउंट है उससे लॉन्ग टर्म के लिए की जाती है, लॉन्ग टर्म के लिए की जाती है। ठीक है ना? चलेंगे आगे, देखते हैं आज का क्वेश्चन। भुगतान संतुलन एक लेखा विवरण है जो डॉट के बीच मौद्रिक लेन देन को रिकॉर्ड करता है, डॉट के बीच मौद्रिक लेन देन को रिकॉर्ड करता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट इज एन अकाउंटिंग स्टेटमेंट दैट रिकॉर्ड्स मॉनेटरी ट्रांजैक्शन बिटवीन। चलिए आज कैसे बताएंगे, जल्दी फास्ट। चलिए ब्यूटी, ब्यूटी गुड आफ्टरनून, ब्यूटी गुड आफ्टरनून। अरे ज्योति, मेरा टेलीग्राम तो इतना आसान है, इकोनॉमी बाई सुमित सर, ECONOMY, इकोनॉमी बाई सुमित, SUMIT, सुमित सर, एग्जामपुर। उसमें मेरा फोटो लगा हुआ है, देख लेंगे वही है।
चलिए देखते हैं इसका आंसर किसका सही है। सभी लोग आंसर दीजिए, थोड़ा देखो मैं। ब्यूटी का आंसर 8 का आंसर ये आ रहा है, ब्यूटी का 8 का आंसर ये आ रहा है, राठौर का 8 का सी आ रहा है, सुमन का ये आ रहा है, ज्योति का ये आ रहा है, राहुल का भी आंसर ये आ रहा है। चलिए प्रीति आप बताइए थोड़ा, प्रीति का भी आंसर ये आ गया, 8 मूड का भी आंसर ये आ रहा है, डीके पांडे का आंसर। सभी लोग का आंसर ये कैसे आ गया भाई? इसका मतलब ये आंसर गलत है क्या? बोल रहा है कि भुगतान संतुलन एक लेखा विवरण है जो डॉट के बीच मौद्रिक ले। अभी तो मैंने बताया कि बीओपी में क्या होता है। बीओपी का सिंपल है कि अगर किसी देश का जो रेसिडेंट है, अगर किसी देश का जो रेसिडेंट है, जो निवासी है, वह जब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जब वह रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जब वह रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ व्यापार करता है, वर्ल्ड के साथ ट्रेड करेगा, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग बैलेंस ऑफ पेमेंट बोलते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट बोलते हैं। ठीक है ना? आंसर इसका ये हो जाएगा। एक राष्ट्र और विशेष विश्व के निवासी, रेसिडेंट ऑफ अ नेशन एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, नॉन रेसिडेंट एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, नॉन रेसिडेंट एंड रेसिडेंट। चलिए आंसर इसका ये हो जाएगा, आंसर इसका ये हो जाएगा। क्या इस बात को समझ पा रहे हैं? क्या इस बात को समझ पा रहे हैं? चलिए 8 हो गया, 9 का आंसर बताएंगे सभी लोग। बोल रहा है कि दो देशों के बीच व्यापार को क्या कहा जाता है? दो देशों के बीच के व्यापार को क्या कहा जाता है? दो देशों के बीच के व्यापार को क्या कहा जाता है? दो देशों के बीच के व्यापार को क्या कहा जाता है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो दो देशों के बीच को व्यापार को हम लोग कहते हैं अंतरराष्ट्रीय व्यापार, इंटरनेशनल ट्रेड। क्या बोलते हैं इसको? इंटरनेशनल ट्रेड बोलते ही तो आसान है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। बोल रहा है कि माल के निर्यात और आयात के संतुलन को क्या कहा जाता है? माल के निर्यात और आयात के संतुलन को क्या कहा जाता है? दस के आंसर बताएंगे। माल के निर्यात और आयात, माल के निर्यात और आयात के संतुलन को क्या कहा जाता है? बी फॉर बुक। चलिए आंसर 10 का डी आ रहा है, प्रीति का 10 का डी आ रहा है, जय का भी आ रहा है, सुमन, लगभग सभी लोग का आंसर 10 का डी आ रहा है मोटा मोटी। बहुत बढ़िया, इसका मतलब कि सही है। जब आप लोग बोल रहे हैं तो मान लेता हूं मैं। बोला है कि माल के निर्यात और आयात के बीच में जो संतुलन होगा, जो बैलेंस होगा, उसी को हम बैलेंस ऑफ पेमेंट बोलेंगे। क्या चल रहा है? ऑप्शन कहाँ है? चालू खाता, चालू खाता से, चालू खाता घाटा, व्यापार का सही, यानी डी हो जाएगा। आंसर इसका डी हो जाएगा। ठीक है ना? आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इसका डी हो जाएगा। और दो तीन चीजों को हम लोग यहाँ पे समझना है, दो तीन चीजों को यहाँ पे हम लोग को समझना है थोड़ा अच्छे से। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर व्यापार के बारे में बात कर रहा है, तो जो करेंट अकाउंट है ना, करेंट अकाउंट को हम लोग, जो इसमें चालू खाता के बारे में लगातार बात कर रहा है, तो करेंट अकाउंट में दो तरीके से व्यापार होता है। एक को हम बोलते हैं विजिबल, क्या बोलते हैं? विजिबल बोलते हैं, विजिबल बोलते हैं। और दूसरे को हम बोलते हैं इनविजिबल, इनविजिबल। विजिबल को हम लोग क्या बोलते हैं? विजिबल का सिंपल मतलब होता है कि वैसे चीज जिसको हम लोग टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, जो हम लोग को सामने दिख रहा है, उस सारे चीजों को हम लोग विजिबल बोलते हैं। क्या इस बात को समझ पा रहे हैं? तो इसी को, इसमें हम लोग आता है गुड्स, गुड्स आएगा, यानी वस्तु आएगा। इसमें क्या आएगा? वस्तु आएगा। और जो इनविजिबल है, जिसको हम लोग छू नहीं सकते हैं, जिसे हम लोग छू नहीं सकते हैं, इसमें आता है सर्विस, सर्विस। लेकिन समझेंगे
जो गुड्स है भारत के बारे में अगर मैं बात करूं तो जो गुड्स है वो हम लोग इंपोर्ट ज्यादा करते हैं, तो इंपोर्ट इज ग्रेटर देन एक्सपोर्ट। लेकिन सर्विस में समझिएगा, इसीलिए हम लोग व्यापार में हमेशा हम लोग का व्यापार घाटा में हम लोग का रहता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। लेकिन अगर इनविजिबल के बारे में हम लोग बात करेंगे, अगर सर्विस के बारे में बात करें तो हम लोग एक्सपोर्ट ज्यादा करते हैं, नहीं हम लोग इसमें सर प्लस रहते हैं, तो एक्सपोर्ट इज ग्रेटर देन इंपोर्ट होता है इसमें। क्या इस बात को आप लोग समझ पा रहे हैं जो मैं बोल रहा हूं? जल्दी बताएंगे, क्या आप लोग इसमें समझ पा रहे हैं चीजों को? और इसमें जो होगा इनविजिबल को, अगर हम लोग इनविजिबल को फिर से अगर हम लोग डिवाइड करें इनविजिबल को, तो इनविजिबल में क्या क्या चीजें आ सकता है? इनविजिबल में हम लोग क्या क्या चीज आ सकता है? तो यहाँ पर लोग सर्विस आ सकता है, कोई दिक्कत है? सर्विस आ सकता है, इनकम आ सकता है, और ट्रांसफर आ सकता है। ट्रांसफर को हम बोलते हैं रिमिटांस या रिमिटेंस। ये सारा चीज है। देखिए समझ में जब आएगा तो मजा आएगा पढ़ने में। अगर यहाँ पे चीजें समझ में नहीं आएगी तो फिर लगेगा कि भाई तुम पका रहे हो मुझे, फिर पका रहे हो तुम मुझे। इनकम का भी बहुत सारा है, आदमी के पास इनकम कहाँ कहाँ से आ सकता है? या तो प्रॉफिट होगा या उसको डिविडेंड मिलेगा, ठीक है ना, प्रॉफिट होगा, डिविडेंड मिलेगा, या अगर हम लोग कहीं पे पैसा लगाए हैं किसी कंपनी में तो हम लोग को वहां पे क्या इंटरेस्ट मिलेगा, किसी को पैसा दिए हैं तो। ये तमाम तरह इनकम है, सारा अच्छे से हम लोग देखेंगे इसको। चलिए, क्या है कर्तव्य? सबको पता है 23 जून को सुबह 11 बजे नहीं, अब इसका टाइम चेंज कर दिया गया, इसीलिए मैं लेकर आया हूं आज। 11 बजे नहीं आना है, इसको आना है 6 बजे, 6 PM पे, 6 PM पे आना है, 6 PM, 6 PM पे हम लोग को आना है। तो क्या है कर्तव्य? 23 जून को शाम को 6 बजे हम लोग के साथ जुड़ना है इस चैनल पे, और उसमें बताया जाएगा कि क्या है कर्तव्य, क्या है उसमें, क्या प्रॉफिट है, क्या लॉस है, इस सारे चीजों के बारे में बताया जाएगा। हाँ राहुल गुप्ता, कर्तव्य, हाँ वो भी है, हाँ सही है सही है सही है। चलिए हर्ष का आंसर डी आ रहा है, बहुत बढ़िया। क्या इस बात को समझ पा रहे हैं? तो देखेंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। बोला है कि विकसित देशों में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? चलिए बताएंगे, विकसित देशों में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? 11 बजे शंखनाद होगा। हाँ बात देख रहे हैं, ज्योति एक एक चीज का रिपोर्ट रखनी है अपने पास। बहुत बढ़िया ज्योति, आप पार्टी दीजिए। अब आप इतनी सारे चीजों पर ध्यान दे रही हैं आप। ज्योति सही, आपका सही है सही है। 23 तारीख को सुबह 11 बजे इस मेन एग्जामपुर के मेन चैनल पे शंखनाद आ रहा है, शंखनाद। तो जितने भी आपके छोटे भाई बहन, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, जो भी दोस्त होंगे, मोर देन फ्रेंड, सारे लोग जो पढ़ना चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं एक वनडे एग्जाम का, बैंक, SSC, रेलवे, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, किसी भी प्रकार की तैयारी करना चाहते हैं, आप लोग जरूर मिलेंगे। आप लोग उनको बोल देना है कि 11 तारीख को सुबह, 23 तारीख को सुबह 11 बजे एग्जामपुर के मेन चैनल पर हम लोग के साथ जुड़ना है, शंखनाद। चलिए आंसर बताएंगे। मोनिका गुज्जर का आंसर बी आ रहा है, 11 का, सुमन का डी आ रहा है, राहुल का बी आ रहा है। चलिए मोनिका, सोनी वर्मा का आंसर 11 का बी आ रहा है, सोनी वर्मा का 11 का बी आ रहा है। और लोग बताएंगे भाई? दिवाकर का बी आ रहा है। बोला है कि विकसित देशों में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाएगी? तो मैंने बताया था, जो विकसित देश होंगे, विकसित देशों में मैंने 2 प्रकार की बेरोजगारी बताया था मैंने। कौन कौन मैंने बताया था? लेकिन यहां पर बता रहा है कि जो विकसित देश होगा वहां पर ऐच्छिक बेरोजगारी पाई जाएगी, ऐच्छिक बेरोजगारी।
अच्छा, ऐच्छिक बेरोजगारी को हम लोग कैसे निकालेंगे? ऐच्छिक बेरोजगारी को हम लोग कैसे निकालेंगे? तो ऐच्छिक बेरोजगारी को सिंपल में हम लोग बताएंगे कि जो उस देश का जो वर्किंग पॉपुलेशन होगा, उस देश की जो वर्किंग पॉपुलेशन होगा, तो जब उस देश के वर्किंग पॉपुलेशन में से यानी कार्यशील जनसंख्या, वर्किंग पॉपुलेशन को हम लोग बोलते हैं कार्यशील जनसंख्या, कार्यशील जनसंख्या। जब कार्यशील जनसंख्या में से हम लोग माइनस करेंगे उस देश के लेबर फोर्स से, एलएफ यानी श्रम बल, श्रम बल तो जो प्राप्त होता है उसी को हम बोलते हैं ऐच्छिक बेरोजगारी। वर्किंग पॉपुलेशन में कौन कौन चीजें आएंगी? तो वर्किंग पॉपुलेशन में आएंगी कौन कौन? उस देश में जो भी लोग रहते हैं उसका मिनिमम एज 15 वर्ष होना चाहिए। भारत के रेस्पेक्ट में 59, विश्व के रेस्पेक्ट में 64 वर्ष। उस व्यक्ति को स्वस्थ होना चाहिए, उस व्यक्ति के पास काम करने की योग्यता होनी चाहिए, उस व्यक्ति के पास काम करने की क्षमता होनी चाहिए। और इतना कंडीशन कोई फुलफिल कर रहा है तो हम लोग बोलेंगे वो उस देश की कार्यशील जनसंख्या है। और लेबर फोर्स में मैंने बोला था कि जिसका मिनिमम एज 15, मैक्सिमम 59 हो या 64 हो, उस व्यक्ति को स्वस्थ होना पड़ेगा, उस व्यक्ति के पास काम करने की योग्यता होनी चाहिए और उस व्यक्ति के पास काम करने की क्षमता होनी चाहिए। अगर ऐसा है और उसको काम करने की इच्छा जब लग जाएगी तो हम बोलेंगे वो लेबर फोर्स है। चलिए, बोल रहा है कि जो व्यक्ति बाजार में प्रचलित मजदूरी दर पर काम करने को तैयार होता है लेकिन उसको काम नहीं मिलता है, तो इस प्रकार की बेरोजगारी को क्या कहा जाएगा? तो इस प्रकार की बेरोजगारी को क्या कहा जाएगा? चलिए जल्दी बताएंगे, फास्ट। चलिए, सबका आंसर 12 का बी आ रहा है। मोनिका का भी आंसर 12 का बी है, सुमन, राहुल, सबका बी आ रहा है। बोल रहा है कि जो व्यक्ति बाजार में प्रचलित मजदूरी दर पर काम करने को तैयार है, काम करने को तैयार है मतलब इनको काम करने की इच्छा है। और जब इनको काम करने की इच्छा है तो हम इसको कहाँ रखेंगे? लेबर फोर्स में रखेंगे। लेकिन उसको काम नहीं, इच्छा है लेकिन फिर भी उनको काम नहीं मिल पा रहा है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे अनैच्छिक बेरोजगारी। क्या बोलेंगे? यानी भाई काम करने का, उस बंदे के पास काम करने की इच्छा है लेकिन उसे काम नहीं मिल पा रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अनैच्छिक बेरोजगारी। जैसे मान लीजिए, अगर मैं सिंपल यहाँ पे एग्जाम्पल से समझा दूं तो आराम से निकल जाएगा। मान लो किसी देश का जनसंख्या टोटल 1000 है। इस टोटल जनसंख्या किसी देश का 1000 जनसंख्या है। इस 1000 जनसंख्या में से 700 लोग जो है उस देश के वर्किंग पॉपुलेशन है, वर्किंग पॉपुलेशन है। इस 700 लोगों में से, वर्किंग पॉपुलेशन में से 400 लोगों को काम करने की इच्छा है। इन लोगों को काम करने की इच्छा है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? लेबर फोर्स बोलेंगे। तो 400 लोगों को काम करने की इच्छा है, यानी 300 लोगों को काम करने की इच्छा नहीं है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलते हैं ऐच्छिक बेरोजगारी। क्या बोलते हैं? ऐच्छिक बेरोजगारी हम लोग इसको बोलते हैं, ऐच्छिक बेरोजगारी। और 400 लोगों को काम करने की इच्छा है और इस 400 लोगों में से मात्र 100 लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ, 100 लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ। तो 100 लोगों को रोजगार मिला मतलब क्या बोलते हैं? वर्क फोर्स, उस देश का वर्क फोर्स बोलेंगे। तो 400 लोगों को काम करने की इच्छा है, लोग चाह रहे हैं कि भाई जितना भी न्यूनतम मजदूरी भी अगर मिले तो मैं काम कर लूंगा, लेकिन उसने मात्र 100 लोगों को रोजगार मिला। तो जो यहाँ पर 300 लोगों को काम नहीं मिला है, जो यहाँ पर 300 लोगों को काम नहीं मिला है, इसे हम लोग बोलते हैं अनैच्छिक बेरोजगारी।
अनैच्छिक बेरोजगारी हम लोग बोल सकते हैं, या इसे हम लोग प्रत्यक्ष बेरोजगारी बोल सकते हैं, या इसे हम लोग सिंपल बेरोजगारी बोल सकते हैं। तो तीनों टर्म में से कोई रहे तो हम लोग यहाँ पे मान सकते हैं, ठीक है ना। और 100 लोगों को रोजगार मिल गया, यानी ये लोग उस देश के कार्यबल के अंतर्गत आ गए, कार्यबल के अंतर्गत आ गए। क्या इस बात को आप लोग समझ गए जो एग्जाम्पल मैंने समझाया है? जल्दी बताइए सभी लोग। चलिए नेहा फौजदार, राधे राधे, राधे राधे। क्या इस बात को सभी लोग समझ गए जो मैं बताया हूं? चलिए सभी लोग बताएंगे, क्या इस बात को आप लोग समझ गए हैं जो मैंने अभी बताया है? चलिए क्लियर है, क्लियर है। गुरुजी यूपी पीसीएस के लिए ग्रेजुएट होना कम एकदम कंपल्सरी है मोनिका, एकदम कंपल्सरी है। और कुछ भी क्या सर इसके लिए, हाँ कम ग्रेजुएशन होना एकदम कंपल्सरी है। अगर आप ग्रेजुएट नहीं है तो आप फॉर्म नहीं डाल सकती हैं यूपी पीसीएस का, सिंपल है। चलिए बताइए और लोग बताइए भाई, प्रीति कहाँ, प्रीति और भी हैं जो भी हैं, दिवाकर भाई साहब बताइए, प्रीति दिवाकर। इतने लोग देख रहे हैं, बताइए सभी लोग क्या इस चीजों को समझ गए? समझ गए तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। बोल रहा है कि भारत जैसे देश में राजकोषीय नीति का महत्व क्या है? भारत जैसे देश में राजकोषीय नीति का महत्व क्या है? बताएंगे 13 का आंसर। साहिल एफएफ टेलीग्राम आईडी जो मेरा है, इकोनॉमी बाई सुमित सर एग्जामपुर, ECONOMY, इकोनॉमी बाई SUMIT सुमित सर एग्जामपुर। ज्योति देखिए, ज्योति अभी पढ़िए, समझ में आ रहा है ना, इकोनॉमिक्स का अभी पढ़िए, मैं बता दूंगा। समझ में आ रहा है ना, अभी पढ़िए, यहाँ तक चीजें क्लियर हो रही है ना, तो पढ़ते चलिए, बता दूंगा, टेंशन नहीं लीजिए ज्योति, मुझे याद है, मैं बता दूंगा। मान लीजिए मैं बोलूंगा कि जाकर अभी खरीद लीजिए, बहुत सारे राइटर का बुक अभी चल रहा है, जैसे रमेश सिंह खरीद सकते हैं आप, लेकिन उससे चीजें क्लियर नहीं हो पाएगी जब तक यहाँ पे जो बेसिक्स मैं बता दे रहा हूँ, एक बार बेसिक समझ लीजिए, फिर किताब पढ़िएगा तो आपको मजा आएगा पढ़ने में। राजकोषीय नीति का महत्व क्या है भाई? राजकोषीय नीति का बहुत महत्व है। राजकोषीय नीति का उद्देश्य है कि प्राइस को स्टेबल रखना है, मुद्रास्फीति को कंट्रोल करना है, निजी क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्रों को मिलाकर चलना है, रोजगार का सृजन करना है, इकोनॉमिक ग्रोथ करवाना है। इस तमाम ऐसे कारण है। अरे टेलीग्राम में नाम बता रहा हूं ना, साहिल एफएफ, इकोनॉमी बाई सुमित सर एग्जामपुर, टेलीग्रामी तो बता रहा हूं मैं। तो बोल रहा है कि यह सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों की इकाइयों के लिए पूंजी निर्माण, सही है। सरकार, इसका उद्देश्य आय और धन, एकदम, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इनकम और जो धन का वितरण है, तो धन के वितरण में असंतुलन को कम करना है, यानी जो धन को, जो धनों में जो इनइक्वालिटी है उसको क्या करना है, उसको बराबर रखना है, समझना है ना, उसको बराबर रखना है। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है, बहुत बड़ा उद्देश्य है आरबीआई का, सॉरी राजकोषीय नीति का, राजकोषीय नीति का। क्या इस बात को समझ पा रहे हैं, राजकोषीय नीति का? समझ में आ रहा है? चलिए आगे देखते हैं, सी भी सही है, डी। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार की राजस्व प्राप्तियों का हिस्सा नहीं है?
इनमें से कौन सा राजस्व प्राप्तियों का हिस्सा नहीं है भारत सरकार के? जल्दी बताएंगे, फास्ट। बोला कि निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार की राजस्व प्राप्तियों का हिस्सा नहीं है? राजस्व प्राप्तियों का हिस्सा नहीं है, जल्दी बताएंगे। अरे भाई, टेलीग्राम में आईडी तो बता रहा हूं मैं। अरे यार, क्या टेलीग्राम नाम क्या है? अरे भाई, यही तो है। इकोनॉमी बाई सुमित सर, एग्जामपुर। यही तो है टेलीग्राम आईडी, यही तो है टेलीग्राम आईडी। अब बोल रहा है कि इनमें से, चलिए आंसर बताइए, जल्दी बताइए सभी लोग आंसर, सभी लोग आंसर बताइए फास्ट। बोला कि निम्नलिखित में कौन सा भारत सरकार की राजस्व प्राप्तियों का हिस्सा नहीं है? चलिए 14 का आंसर डी आ रहा है, किसी का डी है, ए है, डी है, ए है, डी है। अच्छा, ए डी में दिक्कत है। देखिए, सरकार की जो प्राप्ति होती है, दो प्रकार की प्राप्ति होती है। राजस्व प्राप्ति, सरकार की राजस्व प्राप्ति, और दूसरी है सरकार के पूंजीगत प्राप्ति, सरकार के पूंजीगत प्राप्ति। तो सरकार के जो राजस्व प्राप्ति है, सरकार के जो राजस्व प्राप्ति है, उसमें हम लोग क्या क्या देखेंगे? उसमें है जितना भी सरकार का टैक्स का पैसा आता है, टैक्स का पैसा, वो सारे के सारे सरकार के राजस्व प्राप्ति में जाता है। दूसरा है कि सरकार को अगर हम लोग किसी प्रकार से पेनाल्टी दे रहे हैं, वो भी सरकार के राजस्व प्राप्ति का हिस्सा है। सरकार अगर किसी कंपनी में शेयर लगाई है, उसको सरकार को अगर लाभांश मिल रहा है, तो वो भी सरकार के राजस्व प्राप्ति में है। अगर सरकार किसी को लोन दी है, तो उसके बदले में सरकार को जो, और सरकार के जो पूंजीगत प्राप्ति है, इसमें आता है कि सरकार अगर किसी से उधार ले रहा है, कोई देश हो या कोई संस्थान हो, तो उसे उधार ले रहा है या उसे ऋण ले रहा है, लोन ले रहा है, यह सरकार के पूंजीगत प्राप्ति में आता है। अगर सरकार के पास कोई संपत्ति है, संपत्ति को अगर संपत्ति को सरकार अगर बेच रही है, तो संपत्ति को बेचने पे जो प्राप्त होता है, वो भी सरकार के पूंजीगत प्राप्ति है। तीसरा है कि सरकार अगर किसी कंपनी में निवेश की है और चाह रही है कि अपने, अगर 60% निवेश की है और सरकार चाह रही है कि मेरा अब उसमें मात्र 20% निवेश रहे, 40% पैसा अपने वहां से मैं अपना निकाल लूं, यानी बी निवेश, डिस इन्वेस्टमेंट, वहां से अगर सरकार को जो विनिवेश कर उसे जो पैसा प्राप्त होता है, वो भी सरकार के क्या है? पूंजीगत प्राप्ति है। अब देखिए क्या बोल रहा है, राजस्व प्राप्ति का हिस्सा नहीं है। अपने देनदारों से ब्याज राशि की वसूली से प्राप्ति, अरे भाई ये तो एकदम हिस्सा है, ये तो एकदम हिस्सा है। कॉर्पोरेट करों के समय कर आ गया, टैक्स आ गया, तो सरकार के राजस्व प्राप्ति का हिस्सा है। सी बोल रहा है सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई से प्राप्त लाभांश और लाभ, जो अभी मैंने बताया है, लाभांश हो या लाभ हो, सारे के सारे सरकार के राजस्व प्राप्ति का हिस्सा है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के विनिवेश से प्राप्त, विनिवेश अगर लग गया तो यह हिस्सा नहीं है, तो आंसर इसका डी हो जाएगा, क्योंकि पूछ रहा है कौन सा हिस्सा नहीं है, तो आंसर इसका डी हो जाएगा। 14 का आंसर डी हो जाएगा। क्या इस बात को समझ पा रहे हैं? क्या इस बात को समझ गए सभी लोग? क्या इस बात को सभी लोग समझ गए? चलिए, तो समझ गए, आगे चलते हैं। या क्वेश्चन तो समाप्त हो गया है। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही मेरे तरफ से। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग को अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है ना? चीजें समझ में आई होगी। सभी लोग फिर से हम लोग कल अपने टाइम पर मिलेंगे, आगे हम लोग सवाल करेंगे, वहां पे जितना भी चीजें होगा हम लोग आगे करेंगे, ठीक है ना? तो आज के लिए मेरी तरफ से बस इतना ही। और मुझे लग रहा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा अच्छे से। मैं तो यही उम्मीद कर सकता हूं कि चीजें आप लोगों को समझ में आई होगी। अगर कोई भी दिक्कत होगा
तो एक बार जरूर हमसे आप लोग पूछ सकते हैं, कुछ भी डाउट होगा तो। ठीक है, चलिए थैंक यू राहुल, थैंक यू। चलिए थैंक यू मोनिका। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, फिर मिलते हैं हम लोग कल। थैंक यू। उसमें किसकी है जिसमें मैं ले रहा था?